तो आज हम बात करेंगे ऐसे साम्राज्य की जिसने मौर्य काल के बाद भंग हो चुकी राजनीतिक एकता को एक बार फिर से स्थापित किया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के विषय में यह कहना उचित होगा कि वह कुषाणों के ध्वंसावशेष पर बना था। गुप्त मुख्यतः कुषाण के सामंत रहे थे, परंतु धीरे धीरे गुप्तों की संपत्ति और जमीन कुषाण राजाओं से भी अधिक होती चली गई, क्योंकि उस समय वेतन के रूप में सामंतों को जमीन भी दी जाती थी और एक अवस्था यह आ जाती थी कि सामंतों के पास राजा से अधिक जमीन हो जाती थी, जिससे इस बात का संदेह हमेशा बना रहता था कि कभी न कभी सामंत अपने आप को राजा घोषित कर देगा धन और बल के प्रभाव से, और हुआ भी ऐसा ही। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा मानी जाती है, जो कि 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक कुषाणों के सामंत रहे। उसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच भी सामंत बना रहा। सामंत बनकर 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन अभी भी किसी ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया था। इसके बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठकर अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, जिसका शासनकाल 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त को ही गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार के नक्शे कदम पर चलते हुए चंद्रगुप्त ने भी विवाह संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। इसी के चलते उसने लिक्ष्वी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया और अपने विवाह के उपलक्ष्य में उसने राजा रानी के सिक्के भी चलवाए, जिसमें कुमार देवी का चित्र अंकित था। उसके बाद उसने कौशांबी और कौशल राज को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार जो साम्राज्य मगध के आसपास तक सीमित था, चंद्रगुप्त ने उसका कुछ और विस्तार किया और फिर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। इसके बाद 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठता है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में समुद्रगुप्त सबसे महानतम शासकों में से एक माना जाता है और इसका शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी तथा वह अपने आप को लिक्ष्वी दोहिद्र कहने में गर्व महसूस करता था, जिसका अर्थ होता है लिक्ष्वी का नाती। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने हेतु अपना एक राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इससे हमें समुद्रगुप्त के विदेश नीति और विदेशी शासकों पर उसके प्रभाव का भी पता चलता है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला एक महान सम्राट था। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ पर था। इसमें उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कविराज भी कहा जाता है तथा उसको वीणा बजाने का भी ज्ञान था। उसके समय के चले हुए सोने के सिक्कों में वीणा वादन की मुद्रा में उसका चित्र अंकित किया गया है और उन्हें संगीत के अतिरिक्त कला में भी रुचि थी और इसकी विजयों के कारण इन्हें धरणीबंध भी कहा जाता है, मतलब धरती को बांध लेने वाला। तथा इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का भी वर्णन मिलता है। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय अभियानों और साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। काव्यालंकार में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। उसके द्वारा असहाय और अनाथों को अपना आश्रय दिया जाना भी वर्णित है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थीं। उन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन तथा गणपतिनाथ प्रमुख थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही
अलग अलग हो चुके सभी भारतीय राज्यों के बीच एक बार फिर पुनः संबंध स्थापित हुए, जिससे भारत में विदेशी शक्तियों का प्रभाव खत्म हुआ और भारत पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की ओर आगे बढ़ा। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, जिसमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त का तीनों ही ओर से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। इसी के चलते वीएस स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। हालांकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले हुए थे। मेरे देखे अगर नेपोलियन को समुद्रगुप्त की उपाधि दी जाती तो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन विदेशी इतिहासकार फिर भी विदेशी इतिहासकार ही हैं। दोस्तों, अगर आपके लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।